हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंदे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसकेएमयू दुमका का ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, तो आपका टोटल 75 मार्क्स का रहेगा। इसमें हम लोग लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मैं कैमरा को ऑफ कर लेती हूँ, लास्ट में मिलते हैं। ओके, तो चलिए भाई, पहले हमेशा की तरह हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। तो चलिए हम लोग सिलेबस को देखते हैं। चलिए भाई, तो आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार है, सेम टू ए। और चलिए भाई तुम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला हमारा क्या है, यूनिट 1 में पढ़ना है आपको एग्रोनॉमी। ओके, एग्रोनॉमी के अंदर क्या पढ़ना है आपको, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जैविक खेती। तो जैविक खेती की क्या कंसेप्ट है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और ऑर्गेनिक इकोसिस्टम क्या होता है, और इसके क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ पे हमारा के ये में स्कोप है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, और इसके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, इसके टाइप्स को पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है सॉइल साइंस। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा सॉइल के बारे में जानेंगे, कैसे उसके उर्वरकता को हम बनाए रखेंगे, उसके फर्टिलिटी को। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल और एग्रीकल्चर, मैन्योर खाद में क्या पढ़ेंगे, कंपोस्ट क्या होता है, मेथड ऑफ कंपोजिटिंग क्या होता है, ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, और वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, ये सब पढ़ना है मेरे को, हम लोग को। चलिए यूनिट 3 में आपका क्या है भाई, तो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक एंड फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, है कि नहीं, सबका अलग अलग है। तो लैंड मैनेजमेंट, भूमि प्रबंधन को कैसे करेंगे, है कि नहीं। जैसे भूमि प्रबंधन को कैसे हम लोग कर सकते हैं अगर बोलेगा तो, जैसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन को तो हाई कर देते हैं, लेकिन मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को, क्षमता को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वो क्या हो जाता है, बहुत खत्म होने को हो जाता है, मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। तो कैसे हम उसको बनाए रखेंगे, उसमें संतुलन, है कि नहीं। फिर वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा जल है, आप उस पर पूरा उसको भिंगा के ही रखिएगा कि हमको 15 दिन की जगह 10 दिन में आपको फल मिल जाएगा, तो फिर वो नहीं होगा, वो क्या होगा, आपको उल्टा नुकसान होगा। तो वाटर को भी मैनेजमेंट अच्छे से हमें करना पड़ता है। पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं भाई, कि कटाई के बाद जो हमें जो जो चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसका हमें प्रबंधन करना पड़ता है, जैसे भाई प्रोसेसिंग, लेबलिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ठीक है, उसको कटाई के बाद कैसे उसको स्टोर करके रखेंगे, कैसे ऐसे स्टोर करेंगे कि उसकी क्या होगी, लाइफ ज्यादा दिन तक होगी, सड़े ना गले ना, है कि नहीं, बहुत कुछ होता है देखने को। फिर उसको लेबलिंग करना, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए उसको अच्छे कार्टून में भरना कि कहीं मतलब एक दूसरे से कोलैब होके वो खराब ना हो जाए, बहुत कुछ ध्यान देखना पड़ता है। अगर आप उसमें से एक भी अगर खराब सब्जी को या कुछ भी को डाल देते हैं तो अदर्स को खराब कर देंगे, है कि नहीं। तो बहुत चीज इसमें ध्यान देना पड़ता है, और यही क्या होता है कृषि के लिए सबसे नाजुक, ये बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस पूरा कमाई इसी पे डिपेंड रहता है। अगर ट्रांसपोर्ट में खराबी हुई तो क्या होगा, पैसा तो लगेगा ही, ऊपर से क्या होगा, उन्हें नुकसान अलग होगा। ठीक है, तो चलिए भाई, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है एग्रोनॉमी से, तो जैविक खेती है क्या। तो जैविक खेती किसको बोलेंगे, जो अब हम लोग खेती नेचुरल तरीका से करेंगे, है कि नहीं, हम लोग खाद का प्रयोग करेंगे ना कि केमिकल्स का, तो वो क्या कहलाएगा, जैविक खेती कहलाएगा। तो देखिए, जैविक खेती वह कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग के बिना हम क्या करते हैं, बिना रासायनिक उर्वरक और बिना कीटनाशक का प्रयोग के बिना जब हम कृषि करते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से खेती की जाती है। प्राकृतिक संसाधन दैट मीन क्या भाई, जब हम लोग क्या खाद वाद बना के देते हैं। खाद कैसे बनता है भाई, तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है सबको इकट्ठा करके एक जगह डालते हैं, फिर लेयरिंग करते हैं, बहुत सारा उसका प्रोसेस है, तो उससे हम लोग बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट करते हैं केचुए की मदद से, तो वो सब क्या हमारा प्राकृतिक संसाधन है, उससे हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है, बनी रहती है। तो इसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। अब बोलिएगा कि हम भले अब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो किसान को क्या होगा, कि ज्यादा इसमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है भाई, फायदा कैसे नहीं होगा, होगा, इसमें भी होगा, और दोनों का क्या है, अपना अपना गुण है और अपना अपना हानि है। केमिकल्स वाला में क्या होता है कि आपको कुछ दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, बहुत ज्यादा आपको पैसा आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, आपकी मिट्टी को पूरा, उसकी फर्टिलिटी को, उर्वरकता क्षमता को पूरा डिक्रीज कर देगा, पूरा घटा देगा, फिर आपको पूरा प्लेन हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। और इससे क्या होता है, संतुलन, एक बैलेंस बना रहता है, ना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और हम आराम से कमा के किसान का जिंदगी जी सकता है। ठीक है,
तो चलिए, इसके और भी है कि क्या इससे जैविक खेती करने से क्या होता है, पर्यावरण फ्रेंडली है, ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है कि नहीं? फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए का ही गया क्वेश्चन, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती की एक विशेषता बताइए। तो क्या है, जैविक खेती मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बनाए रखना प्रमुख विशेषता। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को ये क्या करता है, बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, जल को प्रदूषित नहीं करता है, पर्यावरण के अनुकूल चलता है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य पे भी डायरेक्ट प्रभाव डालता है कि नहीं? अगर हम हेल्दी सब्जी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, है ना? चलिए, मेंशन वन सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती का एक महत्व बताइए। तो जैविक खेती पर्यावरण अनुकूल होती है। पर्यावरण अनुकूल मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट के जो फेवरेबल में रहेगा। ठीक है, और प्रदूषण को कम करती है। क्या करती है, प्रदूषण को कम करती है। ठीक है, महत्व में वो भी आप लिख सकते हो कि हमारे मानव स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखती है ना? चलिए प्रश्न संख्या 4, व्हाट इज ऑर्गेनिक इकोसिस्टम। तो पहले समझिए इकोसिस्टम क्या होता है। जब जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं, एक सराउंडिंग बनाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। अब ऑर्गेनिक में क्या है भाई, देखिए जैविक पारिस्थितिकी क्या है। तो जैविक पारिस्थितिकी तंत्र वह प्रणाली है जिसमें मिट्टी, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव आपस में संतुलन बनाकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जब मिट्टी क्या है, इनऑर्गेनिक मतलब अबायोटिक हो गया है कि पौधे बायोटिक हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, पशु और सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपना काम करते हैं और एक सराउंडिंग क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल रहता है ना, और चलते रहता है यह क्रिया। कोई इसमें से एक भी डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, सब होगा, है कि नहीं? चलिए 6 नंबर, राइट वन स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती की एक संभावना लिखिए या क्षेत्र लिखिए। ठीक है, तो भारत में जैविक उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। निर्यात मतलब हम जब अपने देश से क्या करते हैं, बाहर के देश में कुछ भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट नहीं मतलब बाहर भेजते हैं, तो ठीक है, निर्यात। ओके, चलिए राइट वन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, राइट वन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो एक सिद्धांत को लिखना है, तो इसका सिद्धांत क्या है भाई, तो मिट्टी, पौधे, मानव स्वास्थ्य की रक्षा जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है भाई, कि पौधे, जो हमारे पौधे हैं, जो हमारी मिट्टी है, और जो हमारा इससे जुड़ा हुआ हमारा क्या है, हम लोग पौधे उगा क्यों रहे, अपने ही फायदे के लिए, अपने शरीर के लिए, है कि नहीं? तो अगर वो दूसरी चीज का यूज होता तो बोलते चलो भाई केमिकल वगैरह यूज करके आप कर लो, लेकिन उसको हमको इनटेक करना, उसी को हमें खाना, उसी से हमें रहना है, तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, इसको ध्यान देना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा, है कि नहीं, अपने शरीर को। चलिए 7 नंबर, नेम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो एक प्रकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको बताना है। तो शुद्ध जैविक खेती। ओके, सॉइल, अब सॉइल से हम लोग रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, बस सतत कृषि क्या है, तो जब हम क्या करते हैं, जब वर्तमान का उत्पादन के साथ साथ हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोर्सेस है, जो रिसोर्सेस है, जो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है, तो उसको हमें क्या, अपने फ्यूचर के जनरेशन को देखते हुए यूज करना चाहिए, ताकि और उसका हमें रक्षा करना चाहिए। ठीक है, अब मैन्योर क्या है भाई, खाद क्या है, तो खाद जैविक पदार्थों से बनी सामग्री, ये क्या है, मटेरियल है, जो क्या बना होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से बना होता है, और ये क्या करती है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, व्हाट इज कंपोस्ट। तो कंपोस्ट क्या है भाई, तो कंपोस्ट क्या है हमारा, तो कंपोस्ट जैविक कचड़े से सड़ने से बनी पोषक तत्वों से भरपूर खाद होती है, और ये क्या होती है, जो जैविक, जो ऑर्गेनिक, जो हम खा के फेंक देते हैं, जो छिलके फेंक देते हैं, है ना, तो वो सबके सड़े गले चीज होते हैं, जो क्या करती है, एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद होती है, लॉट्स ऑफ उसमें न्यूट्रिशन रहता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर, चलिए एक क्वेश्चन है, क्या है भाई क्वेश्चन हमारा, कि नेम वन मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक है, तो क्या है, वर्मी कंपोस्ट विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम, केचुओं की मदद से क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है,
चलिए, व्हाट इज ग्रीन मैन्यूरिंग? ग्रीन खाद क्या है भाई? तो हरी खाद वह विधि है जिसमें दलहनी फसलों को खेत में पलटकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाई जाती है। ठीक है। व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? तो इसमें क्या है, वर्मी कंपोस्ट केचुए द्वारा की गई उच्च गुणवत्ता वाली, और ये क्या होती है, एकदम हाई क्वालिटी का रहता है इसमें। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है भाई? तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, ये एक सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर सूक्ष्म जीवों पर आधारित उर्वरक होते हैं जो पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिससे केमिकल रिलीज होता है, उससे क्या होता है, हमारे पौधों को उर्वरक न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है। चलिए, अब ऑर्गेनिक मैनेजमेंट से देखेंगे कि लैंड मैनेजमेंट में क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है। तो भूमि प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की संरचना, ठीक है, और उर्वरता को बनाए रखा जाता है। लैंड मैनेजमेंट हम क्या करते हैं कि उसकी संरचना को और उसकी उर्वरता को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, लैंड मैनेजमेंट। अब इसके अंदर लॉन्ग में आएगा कि कैसे करते हैं, तो फिर वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, राइट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड मैनेजमेंट। तो लैंड मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या हो सकता है भाई? तो मिट्टी कटाव को रोकना। ठीक है, मिट्टी कटाव को रोकना क्या है हमारा लैंड मैनेजमेंट का उद्देश्य है। तो और वाटर मैनेजमेंट क्या है भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में? तो जल प्रबंधन, जल का संतुलित और कुशल उपयोग करने की प्रक्रिया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस्ड वे में करेंगे। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा जल नहीं है कि हम बहा दिए सबको, तो फिर उसको खराब हो जाएगा। तो ये होता है, कुछ भी अति अच्छा नहीं होता है ना कम, उसको क्या करना पड़ेगा, संतुलन बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, उसी को क्या बोला जाता है, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके भी होते हैं, है ना। चलिए, नेम वन मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो हम लोग जल संरक्षण के लिए क्या विधि करते हैं, तो वर्षा जल संचयन। इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे छत में, आप लोग रूफ में देखते होंगे, राजस्थान डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि वर्षा पानी जो होता है वो छत में क्या करता है, उसको कंजर्व करके रखता है, फिर पाइप के थ्रू नीचे लाता है, फिर नीचे मोटर फिट होता है, उससे फिर वो टंकी में जाता है कि नहीं, इसका भी एक प्रोसेस है। ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कटाई के बाद का जो हमको प्रबंधन देखना पड़ता है। तो व्हाट इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भाई? तो कटाई के बाद प्रबंधन क्या है? तो कटाई के बाद प्रबंधन वह प्रक्रिया जिसमें उपज को सुरक्षित रखना और नुकसान कम करना शामिल है। इसमें किसान क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देखते हैं कि उनको नुकसान क्या हो, कम हो, क्या हो, लॉस कम हो। कैसे कम होगा भाई? तो कैसे फूड को स्टोर करेंगे, कहाँ रखेंगे, सड़ा गला को चुनेंगे, है कि नहीं, पिक करेंगे, फिर उसमें क्योंकि एक खराब रहेगा तो पूरे कार्टून को खराब कर सकता है, वो उसको नुकसान देगा। तो ये बहुत इन लोग के लिए क्या होता है, एक क्रिटिकल पीरियड होता है, बोल सकते हैं। यहाँ से लेके उसके स्टोरेज से लेके कहाँ तक, जब तक ट्रांसपोर्ट होकर कस्टमर तक वो नहीं पहुंच जाता, तो उसी को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का प्रक्रिया मानेंगे। ठीक है। चलिए, और यहीं पे इन लोग का क्या करता है, आय डिपेंड करता है कि उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, जब तक वो कस्टमर्स के पास नहीं पहुंच जाता सेफली। व्हाट इज प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस? तो जैविक उत्पादों का प्रसंस्करण क्या है? तो प्रसंस्करण वह प्रक्रिया जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखते हुए मूल्य बढ़ाया जाता है। ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेनिक लेबलिंग? तो जैविक लेबलिंग क्या है? तो जैविक लेबलिंग उत्पाद की जैविक प्रामाणिकता दर्शाने की प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैविक प्रामाणिकता को दर्शाते हैं। ठीक है, उस उत्पादन की। 22 नंबर में है, नेम वन स्टोरेज मेथड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो क्या स्टोरेज कहाँ पे करते हैं भाई? तो कोल्ड स्टोरेज। जितना भी हम लोग साग सब्जी उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज में, फल वगैरह, है कि नहीं। चलिए, 23, वाई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो प्रॉपर एक उचित परिवहन क्यों आवश्यक है? तो उचित परिवहन से उत्पादन की गुणवत्ता, ताजगी बनी रहती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अगर आप अच्छे से कर रहे हो ये से, तो उसकी ताजगी को भी देखना पड़ेगा, है ना, सड़ा गला जाएगा तो कोई भी नहीं लेगा। चलिए, ये वाला हमारा क्या है भाई, अब थोड़ा सा प्रमोशन का बारी आता है, इसको भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। ज्ञान सागर ऐप, ठीक है, ये ऐप का लोगो है। इसको जस्ट ओनली 60 रुपीज में आपको कहाँ पे मिलेगा भाई साहब? तो ज्ञान सागर में मिलेगा। ठीक है, आपको सेमेस्टर 8, अभी आप सेमेस्टर 2 में है, बहुत अच्छा है। जस्ट ओनली 60 रुपीज में आपको सेमेस्टर 8 तक पीडीएफ अवेलेबल होते जाएगा, तो ज्यादा नुकसान का सौदा नहीं है। ठीक है, आराम से आप बाई कर सकते हो। चलिए, अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी 15 मार्क्स में पूछ सकता है।
चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई लॉन्ग आंसर टाइप में? एक्सप्लेन द कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, जैविक खेती की अवधारणा क्या है, विशेषताएं क्या है, उसके महत्व को बताना है, आपको वर्णन करना है। तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए, आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से उत्पादन तो बढ़ा। देखिए, ऑब्वियस है कि अगर हम रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं और कीटनाशक का अधिक प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, उत्पादन तो हमारा प्रोडक्टिविटी तो हाई होगा ही, लेकिन क्या होगा, इसके साथ साथ मिट्टी की उर्वरता में कमी, जलवायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने मिलते हैं। क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी तो हाई हो जाएगा, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा कि मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, जल प्रदूषित हो जाएगा, है कि नहीं, वायु प्रदूषित हो जाएगा, और हमारे स्वास्थ्य पे भी क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ने का देखने को मिलेगा। इन्हीं समस्याओं के समाधान के रूप में जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग की अवधारणा सामने आई, और इसी को क्या करने के लिए, कम करने के लिए या इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग का अवधारणा हमारे सामने आया। जैविक खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, सतत कृषि विकास पर आधारित है। और ये किस पे आधारित है भाई, तो हम चीजों का क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है उसका क्या करते हैं, बैलेंसली प्रयोग करते हैं, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि पर विकास पर आधारित है इसका। अब देखिए, जैविक खेती की अवधारणा क्या है इसका। जैविक खेती वह कृषि पद्धति जिसमें फसल उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये अच्छे से आपको डेफिनेशन मिल गया कि ना हम इसमें रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, ना कीटनाशक का करते हैं, या ना खरपतवारनाशकों का करते हैं, ठीक है, बल्कि प्राकृतिक खाद, जैव उर्वरक और जैविक कीट नियंत्रण विधियों को अपनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी, पौधे, पशु और मानव के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखें, हमारे बीच का इको। देखिए, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैविक खेती की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो पहले क्या है, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ावा, रासायनिक इनपुट्स का पूर्ण और न्यूनतम प्रयोग, ठीक है, फसल चक्र और मिश्रित खेती का उपयोग, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कृषि प्रणाली। फसल चक्र और मिश्रित खेती क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक साथ जब क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अलग अलग मिश्रित साग सब्जी लगाते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि वो बैलेंस रहता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। ओके, चलिए, अब हमारे पास क्या है, आईसीआर के आंकड़ों के अनुसार जैविक खेती अपनाने से मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे दीर्घकालिक उपज स्थिर रहती है लंबे समय तक। चलिए, इसका महत्व क्या है भाई जैविक खेती का, तो जैविक खेती का महत्व पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक तीनों दृष्टियों से है। इन्वायरमेंटल के भी दृष्टि से, हमारे इकोनॉमिक के भी दृष्टि से, और एक सोशल, तीनों, ठीक है। यह खेती प्रणाली मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण को कम करती तथा सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन प्रदान करती है ना। देखिए, भारत में लगभग 2.8 मिलियन हेक्टेयर तक क्षेत्र जैविक खेती अंतर्गत है, ठीक है। जैविक उत्पादनों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर कंक्लूजन में क्या करना चाहिए कि ये हमारे के ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हमारे विकास का एक मार्ग है, जिससे हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और क्या पर्यावरण के रूप से, तो तीनों रूप से हमें क्या होता है, हमारा फायदा ही होता है। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है, सारे दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द ऑर्गेनिक इकोसिस्टम एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ऑर्गेनिक सिस्टम दैट मीन आपको जैविक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताना है, और इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ क्षेत्र है, क्या क्या संभावनाएं, संभावनाओं को लिखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका परिचय देखिए। तो किसी भी कृषि प्रणाली की सफलता उसके पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करती है। किसी भी प्रणाली, किसी का भी सफलता किस पर डिपेंड करता है, उसके इकोसिस्टम पर। तो कैसे करता है भाई, जैविक खेती में जैविक पारिस्थितिक तंत्र, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम का विशेष महत्व है। यहाँ मिट्टी, पशु,
और सूक्ष्म जीव आपसी सामंजस्य से कार्य करते हैं। भारत में बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण समस्याओं के बीच जैविक खेती की संभावनाएं अत्यंत व्यापक है। अब देखिए ऑर्गेनिक इकोसिस्टम क्या है। जैविक पारिस्थितिक तंत्र एक संतुलित प्रणाली है जिसमें सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सारे घटक क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसमें मिट्टी में के सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों को घुलनशील बनाते हैं, ठीक है। पौधे उन्हें ग्रहण करते हैं और पशु पक्षी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, है कि नहीं। वहां से जो माइक्रोब्स होते हैं केमिकल रिलीज करते हैं, फिर वहां से क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, फिर हम उसे खाते हैं। तो क्या करते हैं, सब एक दूसरे से सामंजस्य से सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जैविक खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या पारंपरिक खेती की तुलना अधिक पाई जाती है। सेकंड में भारत में जैविक खेती की संभावना। स्कोप इन इंडिया क्या, भारत की जलवायु, पारंपरिक कृषि ज्ञान और विविधता जैविक खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। उत्तर पूर्वी भारत, मध्य राजस्थान और उत्तराखंड में जैविक खेती तेजी से बढ़ रहा है। कहाँ कहाँ, उत्तर पूर्वी भारत में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान और उत्तराखंड में, ठीक है। भारत विश्व के शीर्ष जैविक उत्पादन निर्यातकों में शामिल है। एपीडीए के अनुसार भारत में 100 से अधिक देशों में जैविक उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या करना है, हमें क्या बताना है। अतः जैविक पारिस्थितिक तंत्र और भारत में जैविक खेती की संभावना यह सिद्ध करती है कि भविष्य की कृषि का मार्ग जैविक खेती से होकर ही जाता है। बाद में क्या पता चल रहा है कि जो अभी सिर्फ 2.8 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है, क्या होगी, फिर पूरे भारत में फैलेगी। और ये क्या करती है, ये सही नीति जागरूकता से भारत जैविक कृषि में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त कर सकता है ना। फिर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसके प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत क्या है और इसके टाइप क्या है। तो देखिए इसके प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। तो स्वास्थ्य का सिद्धांत है, बिल्कुल है। हम लोग क्या करना है, हेल्दी खाने के लिए हमारा एक सकारात्मक रूप में मिलेगा तो क्या होगा, हमारा हेल्थ सही रहेगा। पारिस्थितिक का सिद्धांत मतलब इकोसिस्टम का, और न्याय का सिद्धांत सावधानी का सिद्धांत, है ना। आईफएमए के अनुसार यह 4 सिद्धांत जैविक खेती की नींव है। इसके बेस क्या क्या है, याद कर लीजिए। स्वास्थ्य का सिद्धांत, पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत और सावधानी का सिद्धांत। अभी से हम लोग अगर सावधान नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से नकारात्मक प्रभाव डाल के हमारे स्वास्थ्य को पूरा ये कमजोर कर देगा, है ना। आईएफओएमए के अनुसार ये 4 सिद्धांत जैविक खेती की नींव है। जैविक खेती के प्रकार क्या क्या होते हैं, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग और एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ठीक है, तो इन दोनों प्रणालियों का उद्देश्य रसायन मुक्त और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। इनका क्या कहना है भाई कि हम केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, फ्री टू केमिकल्स, और ये क्या करेंगे, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देंगे जो दीर्घकालिक रहेगा। कंक्लूजन क्या है भाई, तो जैविक खेती के सिद्धांत और प्रकार ये सुनिश्चित करते हैं कि कृषि उत्पादन प्राकृतिक, सुरक्षित, दीर्घकालिक बना रहे हैं। यही कारण है कि जैविक खेती भविष्य की आवश्यकता बनती जा रही है। अब इसके स्कोप क्या क्या है देखते हैं इंडिया में, ठीक है, संभावनाएं क्या क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, जहाँ आजीविका का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हरित क्रांति के बाद उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रभाव से मिट्टी की उर्वरता, जल संसाधन और पर्यावरण पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति में हमें क्या बताया गया कि बीज वगैरह का सही से प्रयोग करेंगे, कैसे उत्पादन को बढ़ाएंगे, ये सब तो ठीक है, तब हम लोग को समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे पता चला क्या, ये क्या कर रहा है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा रहा है, इनकम तो बढ़ा रहा है, बट क्या कर रहा है, नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, पर्यावरण पे डाल रहा है, मनुष्य के स्वास्थ्य पे डाल रहा है, ठीक है। तो इसका तो हमें समाधान करना पड़ेगा कि नहीं। तो यही समाधान के लिए क्या आया, हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट आया, ठीक है। वर्तमान समय में जैविक खेती की संभावना बहुत व्यापक है। पहला कहाँ है भाई, तो प्राकृतिक एवं पारंपरिक आधार। भारत में परंपरागत कृषि पद्धतियां पहले से ही प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित रही है। कई ग्रामीण क्षेत्र में आज भी गोबर खाद, हरी खाद, फसल चक्र का प्रयोग होता है, जो जैविक खेती के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। हम लोग को तो पता है कृषि हमारा क्या परंपरागत ये से चलते आ रहा है, और वो भी ऑर्गेनिक का, पहले तो ये सब नहीं था, है ना। और उसी किस तरीके से, तो गोबर खाद आज भी गाँव में देहात में क्या होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है ना। सेकंड पॉइंट, भारत की लगभग 60% कृषि भूमि रसायन आधारित मानी जाती है।
जिसे जैविक खेती में परिवर्तित करना अपेक्षाकृत आसान है। विविध जलवायु एवं फसल विविधता। तो भारत की जलवायु विविधता जैविक खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। जैसे हम लोग को पता है भारत में हर क्या समय हर सीजन आता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ये कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, अलग अलग फल सब्जी है ना। ये नहीं कि बस हम अगर ये कोई एक फल ले लीजिए उसको कर रहे हैं, तो ये एप्पल कश्मीर वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो दूसरा कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो बस वही है कि इसमें क्या है कि सारा हमें मिल जाता है। ठीक है। तीसरा है बढ़ती वैश्विक और घरेलू मांग। तो जैविक उत्पादनों की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसकी मांग क्या हो रही है, डिमांड हाई हो रहा है, उपभोक्ता स्वास्थ्य सचेत हो रहे हैं। अब लोगों में अवेयरनेस फैल गया है। अब जो हम कंज्यूमर है वो क्या हो रहा है कि जागरूक हो गया। अब नहीं भाई हम केमिकल रहित चीज नहीं खाएंगे, है ना, केमिकल फ्री चीज खाएंगे और रसायन मुक्त भोजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। 4 है सरकारी योजनाएं और समर्थन। भारत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। ये सब क्या है, स्कीम है जो कौन चला रहा है, हमारे गवर्नमेंट चला रहा है। फिर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आपको ये योजना है याद रखना होगा। और इससे क्या हो रहा है, कृषि में भी, कृषि के आय में भी वृद्धि हो रहा है। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या महत्व है, किसको देखते हुए क्या रोल है इसका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल में सतत कृषि मतलब क्या होता है, जब हम अपने अभी जो हम प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करते हैं बैलेंस करके फ्यूचर को देखते हुए जब हम उसका कंज्यूम करते हैं उसको। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सतत कृषि जैविक खेती की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वह प्रणाली है जो जो क्या भाई, जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए, 1 मार्क्स पे पूछ सकता है। ठीक है। आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरता घटती जा रही है। इस पृष्ठभूमि में जैविक खेती सतत कृषि का एक प्रभावी और दीर्घकालिक समस्या समाधान बनकर उभरी है। ठीक है। देखिए जैविक खेती सतत कृषि के तीनों स्तंभों पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक को मजबूत करती है। जो हम लोग को पता चला था कि 3 इसके सिद्धांत, जो 3 इसके स्तंभ है, कौन कौन, पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक, ये क्या करती है सतत कृषि तीनों को क्या करती है, मजबूत करती है। जैविक खेती में गोबर खाद, कंपोस्ट, हरी खाद और जैविक उपयोग का प्रयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की संरचना सुधरती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है ना। FAO के अनुसार क्या कहता है भाई, FAO तो सतत कृषि में जैविक खेती अपनाने से मिट्टी की जैविक गुणवत्ता में दीर्घकालिक सुधार आता है। जब हम सतत कृषि में क्या करते हैं हम लोग, जब जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाते हैं तो क्या होती है, उसकी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है लंबे समय तक। ठीक है। रासायनिक खेतों के विपरीत जैविक खेती मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करती, और जो जैसे ज़्यादा केमिकल्स डालेंगे, जो हमारे यूजफुल, जो हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रोब्स थे वो क्या करते हैं, वो नष्ट हो जाते थे। तो वो इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। जिनको उनको केमिकल जो रिलीज करना होता है वो करते हैं, उससे क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। ये सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों के पौधों के लिए उपलब्ध बनाते हैं। इससे फसल उत्पादन स्थिर रहता है और भूमि का क्षरण कम होता है। ICAR के अध्ययन के बताते हैं कि जैविक खेती में मिट्टी जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। जैविक खेती से का प्रयोग करने से क्या होती है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, जो सतत उत्पादन के लिए आवश्यक है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डिस्क्राइब द कंपोस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग। तो कंपोस्ट क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स को हमें बताना है। तो कंपोस्ट जैविक खेती का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। यह जैविक अपशिष्ट पदार्थों से सड़ने गलने की तैयार की गई खाद होती है। जो हमारे ऑर्गेनिक सड़े गले चीज होती है उससे क्या होती है, ये रेडी होता है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और संरचना सुधारने में सहायक होती है। कंपोस्ट खाद प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये क्या पोषक तत्वों से क्या होती है, भरपूर होती है, इनरिच होती है एकदम। ठीक है। रासायनिक उर्वरक को सुरक्षित विकल्प प्रदान
करती है। और रसायन के जैसे हमको अब हमारा खेती ही नहीं होगा तो किसान लोग को भी क्या करना पड़ेगा कि रसायन का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन ये क्या करता है, इसके विकल्प देता है कि हाँ भाई तुम, हम लोग कंपोस्टिंग मेथड से भी क्या कर सकते हैं, रसायन की जगह हम इसको यूज करके हम कमा सकते हैं बढ़िया। ठीक है। कंपोस्ट में गोबर, फसल अवशेष, पत्तियां और घरेलू जैविक कचरा प्रयोग होता है। यह खाद मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार कंपोस्ट जो मिट्टी की जल का धारण क्षमता 20% से 25% तक बढ़ जाती है। जो उसको होल्ड करने की, जो वाटर को होल्ड करने का शक्ति होता है वाटर का, वो क्या करती है, बढ़ा देती है। ओके। कंपोस्ट बनाने की प्रमुख विधियां क्या है? पीट मेथड, गड्ढा पीट मेथड। इसमें क्या होता है, एक गड्ढा खोद के उस पे हम लोग डालते जाते हैं, लेयरिंग करते जाते हैं, फिर ढक देते हैं, तो फिर कुछ दिन बाद वो तैयार हो जाता है। हीप मेथड, उसको हम ढेर लगा के करते हैं। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट विधि जब हम लोग केचुए की मदद से करते हैं। और एक क्या होता है, नाडेप विधि। ओके। चलिए, तो आईसीआर अनुसार वर्मी कंपोस्ट फसल उत्पादन में 20 से 30% तक वृद्धि देखी जाती है ना। चलिए, एक्सप्लेन द ग्रीन मैन्यूरिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हरी खाद क्या है और इसका क्या महत्व है, उसको आपको बताना है। तो हरी खाद जैविक खेती की एक प्राचीन और प्रभावी विधि है जिसमें विशेष फसलों को उगाकर उन्हें खेत में पलट दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर करता है। दलहनी जैसे हो गया है ना। चलिए, हरी खाद के लिए मुख्यतः दलहनी फसलें जैसे सनई, ढेंचा और मूंग का प्रयोग किया जाता है। यह फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं। ओके। और इससे क्या होता है, 40 से 60 किलोग्राम हेक्टेयर नाइट्रोजन की पूर्ति हो सकती है। हरी खाद मिट्टी संरचना सुधारती है, जल धारण क्षमता बढ़ाती है, होल्ड करने की शक्ति बढ़ाती है, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को प्रोत्साहित करती है। और जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को और ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, पनप सके। ठीक है। डिस्क्राइब वर्मी कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है और इसके और बायो फर्टिलाइजर क्या है, इसका रोल क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसमें आपको बताना है। तो वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर जैविक खेती के प्रमुख पोषक स्रोत है, सोर्स है। ठीक है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसलों की उत्पादकता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा तैयार की जाती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास संतुलित मात्रा में पाया जाता है। इस वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है और पोटास मिलता है। और ये क्या करता है, एक बैलेंस बनाकर, और बैलेंस ये नहीं कि ये ज़्यादा वो ज़्यादा, सबका क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, ताकि क्या मिट्टी की उर्वरता बढ़ सके। वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार क्या है, वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी की सूक्ष्म जीव गतिविधि में वृद्धि होती है। जो माइक्रोब्स होते हैं उसके भी एक्टिविटी में क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। अब देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स जैसे राइजोबियम और एजेटोबैक्टर पौधे को प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस हेल्थ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती में मृदा स्वास्थ्य और प्रबंधन के महत्व, सॉइल हेल्थ है ना। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य में आपको बताना है। तो ये सब हम लोग ऑर्गेनिक ये सब क्या कर रहे हैं, पहली बात हम मिट्टी के लिए कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, मिट्टी किसी भी कृषि प्रणाली की आधारशिला होती है ना। फर्स्ट हमारा क्या होता है, मिट्टी ही होता है। जैविक खेती में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का उद्देश्य मिट्टी को जीवंत और उपजाऊ बनाए रखता है। जैविक खेती में मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जैविक खाद, कंपोस्ट और हरी खाद फसल चक्र अपनाए जाते हैं। ठीक है। FAO के अनुसार क्या है, स्वस्थ मिट्टी दीर्घकालिक कृषि उत्पादन संभव। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन से भूमि क्षरण कम होता है, उत्पादन स्थिर रहता है। ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है कि फार्म फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक फार्म मैनेजमेंट। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, तो यह यूनिट जैविक के प्रबंधन पक्ष, मैनेजमेंट एस्पेक्ट पर केंद्रित। इस मुख्य रूप से भूमि, लैंड मैनेजमेंट, जल प्रबंधन है ना, शामिल किया जाता है। जैविक खेती में केवल रसायन मुक्त खेती पर्याप्त नहीं होती, बल्कि भूमि, जल संसाधनों का वैज्ञानिक संतुलित दीर्घकालिक प्रबंधन आवश्यक होता है। ठीक है। चलिए, डिस्कस द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका हम लोग कैसे संरक्षण करते हैं, तो चलिए देखते हैं भाई, सॉइल और वाटर का।
तो मृदा और जल किसी भी कृषि प्रणाली का दो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक, अत्यधिक जुताई और अव्यवस्थित सिंचाई के कारण मृदा क्षरण, भूमि की उर्वरता में कमी तथा जल संकट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैविक खेती इन समस्याओं का समाधान प्राकृतिक टिकाऊ तरीकों से करती है। जैविक खेती में मृदा एवं जल संरक्षण का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी हाई करने की बात नहीं है, क्या करते हैं हम, सॉइल वाटर सबको ध्यान में रखते हैं, है कि नहीं, और एक बैलेंस उपयोग करते हैं। चलिए इसके जैविक खेती में मृदा संरक्षण की विधियां, तो क्या क्या विधि है भाई, तो जैविक खाद एवं कंपोस्ट का प्रयोग। अगर जैविक, ये तो हम जान गए कि जैविक खाद और कंपोस्ट क्या है, तो अगर हम जैविक खाद और कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे तो क्या रहेगा, मिट्टी की जो उर्वरकता है, क्षमता है, वो बनी रहेगी। वो जल को क्या करेगा, जल को कंजर्व, क्या बोलते हैं उसको, सोख के रखने का क्षमता उसको बढ़ जाएगा। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद कैसे हम अपने सॉइल को बचा सकते हैं, अपने मृदा को बचा सकते हैं, तो फसल चक्र और मिश्रित खेती, उसको क्या करेंगे कि फसल चक्र से मिट्टी पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। अगर हम बदल बदल के अगर कृषि करते हैं, बीज बदलते हैं, ये करते हैं, तो क्या होता है हमारा कि मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है। हरी खाद एवं आवरण फसलें, ग्रीन, ये का हम लोग को प्रयोग, मैन्योर का उपयोग करना है ना, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो और क्या है, मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है भाई, तो फसल अवशेषों से मिट्टी को ढकने में नमी बनी रहती है। फसल के अवशेष से क्या करते हैं, मिट्टी को ढकने में क्या होती है, उसकी ह्यूमिडिटी जो है वो बनी रहती है और मृदा क्षरण रुकता है, ठीक है। अब ये था मृदा का, ये सबसे हम रोक सकते हैं, है ना, उसका संरक्षण कर सकते हैं। अब हम लोग जल का कैसे संरक्षण करेंगे, तो क्या है भाई, हमारा पहला तो वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उसको अगर हम लोग कंजर्व करेंगे, रखेंगे अच्छे से, तो क्या होगा, बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगा, है ना। खेत, तालाब, मोईबंदी और जल संग्रह संरचनाओं द्वारा वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है। जो इतना खेत में भी देखते हैं आर काट के कुछ किया जाता है ना, फिर तालाब है, डैम हो गया, ये सब क्या होता है, पानी को क्या वही तो संचय करके रखा हुआ है ना वो लोग, और हम फिर जरूरत पड़ने में फिर हमारे पास आता है ना। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार वर्षा जल संचयन से भूजल स्तर उल्लेखनीय सुधार होता है। और संचय करने से क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उससे क्या होगा, जो जमीन के अंदर है हमारा, वो भी जल का, उसका भी लेवल ठीक रहता है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक क्या है कि हड़ाहड़ा पानी, मतलब उस पर एकदम नहीं कर दी, जहाँ जरूरत है जैसे है वैसे। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से जल की बर्बादी कम होती है और फसल में आवश्यक मात्रा में जल मिलता है। मिट्टी में नमी संरक्षण, जैविक पदार्थ का प्रयोग से मिट्टी की जल धारणा क्षमता बढ़ती है, जल को एब्जॉर्ब करने का शक्ति बढ़ता है, ठीक है। और फिर जल प्रदूषण की रोकथाम, रसायन के अभाव से जल स्रोत प्रदूषित नहीं होते, जिससे पानी योग्य जल सुरक्षित रहता है। वो खेत से बह के क्या हो गया, हो सकता है किसी नदी नाला तालाब में जाएगा तो क्या होगा, रसायन उसमें रहेगा तो वो उसको हार्म करेगा, है ना। चलिए, तो फार्म ऑर्गेनिक मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका तो हम लोग देख लिए, ठीक है। फिर पोस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इससे अब क्वेश्चन है आपका। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको हम लोग करेंगे। कटाई के बाद प्रबंधन क्या है, जैविक खेती में इसके महत्व, इसकी व्याख्या कीजिए। ओवरऑल आप समझ गए होंगे, लेकिन कैसे लिखना है ये आपके लिए थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो इसी पे निर्भर करता है कि नहीं, कटाई के बाद कृषि उत्पादन वह अवस्था है जिसमें फसल की कटाई के बाद उसे सुरक्षित रूप से संभालना, उसकी गुणवत्ता बनाए रखना और बाजार तक पहुंचाना शामिल है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। जैविक खेती में इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि जैविक उत्पादों में रासायनिक संरक्षण के प्रिजर्वेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यदि कटाई के बाद सही प्रबंधन ना हो तो जैविक उपज जल्दी खराब हो सकती है। जो हमारे इसमें कोई भी तरह का प्रिजर्वेटिव का प्रयोग नहीं होता है, कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो इसे जल्दी से सड़ने गलने की संभावना होती है। इसीलिए हमें क्या, कोल्ड स्टोरेज, उसका उचित प्रबंधन करके हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। कटाई के बाद प्रबंधन का मुख्य उपज की हानि को कम करना है, गुणवत्ता बनाए रखना है, किसानों का बेहतर मूल्य दिलाना है।
FAO के अनुसार 20 से 30% कृषि उपज कटाई के बाद उचित प्रबंधन न होने के कारण नष्ट हो जाती है। किसान उगा तो लेते हैं लेकिन अच्छे से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उस कारण उन्हें क्या होती है, हानि होती है। जैविक खेती में कटाई के बाद प्रबंधन के अंतर्गत कई चरण आते हैं, जैसे सफाई सफाई करना पहले है कि नहीं, उसको मिट्टी ही लगा हुआ आप तो नहीं चले जाओगे बेचने, उसको साफ करोगे, छटाई करोगे कि कहाँ कौन सा खराब है उसको छाटोगे, सुखाना उसको पहले सुखाओगे, उसमें अगर पानी वानी होगा तो फिर ग्रेडिंग करना, फिर भंडारण स्टोरेज करना और फिर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जैविक उपज को अलग से संभालना आवश्यक होता है ताकि वह पारंपरिक उपज से मिश्रित ना हो। इसकी क्या क्या है भाई, तो इसका उद्देश्य क्या है, इससे तो उत्पादन की गुणवत्ता बनी रहती है, बाजार में जैविक उत्पादनों से कंज्यूमर का भरोसा बढ़ता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप बोलोगे तो पार्ट 2 में फिर उसको समझा दिया जाएगा। ओवरऑल आपको सब समझ में आ गया होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एंड इट्स बेनिफिट्स। ठीक है, जैविक उत्पादनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया एवं उसके लाभों का विस्तृत वर्णन करें। देखिए, तो उत्पादन का सेल्फ लाइफ बढ़ता है, परिवहन आसान होता है, बाजार मूल्य में वृद्धि होती है, ये सब लिखना है आप लोग को। व्हाट इज ऑर्गेनिक लेबलिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको थोड़ा डिस्कस। जैविक लेबलिंग क्या है, इसका आवश्यकता और महत्व पर विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो देखिए, जैविक खेती की सफलता केवल उत्पादन तक सीमित नहीं होती है बल्कि उपभोक्ता तक सही और विश्वसनीय उत्पादन पहुंचाने पर भी निर्भर करती है। उसको खाली स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, उसको फिर भेज दिया, इतना ही तक नहीं होता है कि नहीं, हमारा जो हम कंज्यूमर है उसका वो लोग क्या भरोसा भी उन लोग को जीतना पड़ता है ना। जैविक लेबलिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई कृषि उत्पाद जैविक मानकों के अनुसार उत्पादित, प्रसंस्कृत या पैक किया गया है। जब लेबल उपभोक्ता और उत्पादक के बीच विश्वास की कड़ी कार्य करता है। इसके मेन क्या है, जैविक लेबलिंग की अवधारणा क्या है, जैविक लेबलिंग में उत्पादन पर एक विशेष चिन्ह या प्रमाण अंकित किया जाता है। ठीक है, कोई एक विशेष चिन्ह होता है, ब्रांड होता है ना, उसको अंकित किया जाता है। यह दर्शाता है कि उत्पादन में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कृत्रिम रंग, संरक्षण का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई भी कलर, कोई भी है ना, ये सब किसी का भी केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये इसको क्या है, विश्वसनीयता का दावा करता है ना। चलिए, भारत में जैविक लेबलिंग नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। APDA भारत में जैविक प्रमाणन में की नोडल एजेंसी है। इसकी आवश्यकता क्यों है भाई, इसकी आवश्यकता क्यों है, ताकि वो क्या करे, ग्राहक के विश्वास को जीत सके, है ना, और यह जानकारी दे कि ये क्या है, आपके लिए एकदम सुरक्षित है जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसका महत्व क्या है, उपभोक्ता को रसायन मुक्त उत्पादन की गारंटी देता है, बाजार में जैविक उत्पादन की अलग पहचान, फिर निर्यात की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पूर्ति, किसानों में बेहतर मूल्य प्राप्त होना। फिर एक्सप्लेन द स्टोरेज मेथड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, तो क्या क्या इसका स्टोरेज मेथड है, तो भंडारण का उद्देश्य क्या है, उसके जो भंडारण उद्देश्य उपज की गुणवत्ता बनाए रखना, नमी कीट सुरक्षा प्रदान करना और बाजार तक आपूर्ति को संतुलित करना। ठीक है, अगर होता है ना शॉर्टेज हो जाता है तो डिमांड हाई हो जाता है, तो ये सब ना हो, है ना। तो क्या क्या इसकी विधि है भाई, तो परंपरागत भंडारण, जैसे अनाज के लिए कोठार, मिट्टी के बर्तन, गोदाम का उपयोग किया जाता है। आधुनिक भंडार में क्या आता है, साइलो और वैज्ञानिक गोदाम का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे ज्यादा दिन तक क्या होता है, टिक पाता है। कोल्ड स्टोरेज, फल सब्जी के लिए कोल्ड स्टोरेज अत्यंत महत्वपूर्ण और ताजगी बनी रहती है। ठीक है, इसकी सावधानियां क्या है, पारंपरिक उत्पादों से अलग भंडारण, रसायन मुक्त, कीट नियंत्रण, स्वच्छता और तापमान नियंत्रण, टेम्परेचर भी कम बेसी नहीं होना चाहिए। फिर हमारा एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एंड इट्स चैलेंजेस, क्या क्या उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये आएगा, है क्या, आखिर पहले बताना, फिर उसके चैलेंजेस को बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए, नमी और तापमान, हो सकता है टूट फूट से बचाव, तो इजी है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा एक्सप्लेन द फार्मिंग एज अ सॉल्यूशन टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन पर्यावरण क्षरण की समस्या के समाधान के रूप में जैविक खेती की भूमिका स्पष्ट की। आप तो इतना पूरा क्या पढ़े, यही पढ़े कि जैविक खेती की क्या भूमिका है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा रोल ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स इन इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जो इसका था
विधि वो सबको आपको लिख देना है और फिर मिला के आपको लिख देना है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ एफिशिएंट लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंश्योर सस्टेनेबिलिटी इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सब हमारा कंजर्व रहेगा तभी तो हम आगे का कर पाएंगे, है कि नहीं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एज द की सक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है, कटाई छटाई सफाई ये सब सब आपको लिख देना है कि नहीं। इसी उसके आय पे डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में ज्ञान सागर में मिल जाएगा। आप जाके यहाँ इसको बाई कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। 66 पेजेस का इसका PDF है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।